हेलो बच्चों, सद्गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान शुरू किए थे, पहला चैप्टर। अब हम लोग उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते हैं आज कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है? सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए बल प्रतिपादित किया। यही जो बल का प्रतिपादन है, बल का मान है, वही जिस नियम के आधार पर दिए उसी को कूलाम का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अकॉर्डिंग होता क्या है, जिस प्रकार से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है न्यूटन के आधार पर, तो वहाँ पर जहाँ पर हम लोग दो स्थिर द्रव्यमान रखते थे, अब द्रव्यमान के स्थान पर आवेश कर दिया जाए तो कूलाम का नियम हो जाएगा। तो कूलाम का नियम सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने स्थिर बिंदु आवेशों के लिए प्रयोगों के आधार पर एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब कूलाम का नियम क्या है? कूलाम के नियम के अनुसार क्या है देखते हैं। दो स्थिर आवेश हो, ये Q1 और एक और हमारे पास आवेश हो Q2, ये दोनों रुके हुए आवेश हो तथा इन आवेशों के बीच की दूरी अगर r हो, तो इन्होंने बताया, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि अगर ये दोनों समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश रहेंगे तो आकर्षित करेंगे। अब ये किस बल से आकर्षित करेंगे, कितना बल लगेगा, और किस बल से प्रतिकर्षित करेंगे, उसी को समझने के लिए ये नियम है। तो इनके अनुसार इन दोनों स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इस बल की दिशा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा पर उपस्थित होता है। यह कूलाम का नियम है। अर्थात यदि आवेश बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा बल लगेगा, तथा उनके बीच की दूरी कम होगी तब ज़्यादा बल लगेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे तो उनके बीच में लगने वाला बल कम होता जाएगा। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा पर स्थित होता है या क्रिया रेखा के अनुदिश होता है।
के अनुदिश होता है। ये इसका नियम है। अर्थात यदि ये इस पर बल लगाएगा तो इसकी दिशा इधर होगी, ये इस पर बल लगाएगा तो इसकी दिशा इधर होगी, यदि प्रतिकर्षित बल होगा तो। अब अर्थात इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों नियमों को मिलाने पर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक यूज होता है जो K है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इस K का मान क्या होता है? निर्वात के लिए या वायु के लिए K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। ये एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। मात्रक यहाँ से लिखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये न्यूटन और यहाँ आएगा मीटर स्क्वायर, कूलाम × कूलाम बटे हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये SI पद्धति में है। यदि CGS पद्धति में निर्वात के लिए K का मान लेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1। अब ये सभी मात्रक CGS पद्धति में हो जाएंगे तो ये हो जाएगा डाइन, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति कूलाम का हो जाएगा स्टेट कूलाम स्क्वायर। ये हो जाएंगे इसका CGS पद्धति में मान। अब यानी कि जो इनके बीच में लगने वाला बल है वो माध्यम पर भी निर्भर करेगा। अलग अलग माध्यम होंगे तो उनके बीच में लगने वाला बल भी अलग अलग होगा। देखते हैं किसी माध्यम के लिए क्या होगा। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी हम लोग ध्यान रखेंगे। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक लिखने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक ये है, इसका उल्टा कर देंगे तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मात्रक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निर्वात के लिए हमें बल मिल गया F निर्वात बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ दोनों आवेश Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी R है। यहाँ हम लोग पाए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। मात्रक देखें न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर तथा एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पाए हम लोग 8.85 × 10⁻⁻12 मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गई वैल्यू। कैलकुलेट चाहे तो यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, उल्टा करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होगा, ये उल्टा हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹। मात्रक भी उल्टा हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹ × 4 × पाई की वैल्यू 4 पाई 75 करेंगे तो पाई की वैल्यू 3.14 और कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हल करेंगे तब हमें मिलेगा एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसकी वैल्यू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो निर्वात की विद्युतशीलता है उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विमीय सूत्र क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र होगा बल का विमीय सूत्र, यहाँ न्यूटन है तो बल का mLT-2 होता है। मीटर स्क्वायर अर्थात लंबाई है और लंबाई या दूरी का विमा L तो L स्क्वायर
और बटे कूलाम स्क्वायर आवेश है, आवेश का स्क्वायर, आवेश का बीमा हम लोग पढ़ चुके हैं 80 होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर। अब सॉल्व किए यम और कहीं नहीं है तो यम हो गया, और हमारे पास यल और यहाँ मिल करके यल स्क्वायर, तो दोनों मिल करके यम यल क्यूब। t माइनस 2 है, ये ऊपर जाएगा, -2 -4 हो जाएंगे, t माइनस 4, और ये a स्क्वायर है और कहीं नहीं है ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र होता है यम एल क्यूब t पर पावर -4 a -2। इसी प्रकार एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र हो जाएगा, विमीय सूत्र, चूंकि इसके मात्रा का सेम अपोजिट है तो इसका उल्टा कर दे, जो प्लस चिन्ह है वो माइनस और जो माइनस चिन्ह है उसे प्लस किया जाए, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा यम इनवर्स L माइनस 3 t पर पावर 4 और a स्क्वायर। ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। आगे बढ़े, निर्वात के लिए हमें मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। यदि यही दोनों आवेश Q1 Q2 हो और इनके बीच की दूरी भी r हो, यदि किसी माध्यम के लिए तो लें, तो उस माध्यम में लगने वाला कूलाम बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन यम, जहां एप्सिलॉन यम माध्यम की वैद्युतशीलता है Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन यम माध्यम की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। आगे अब ये देखते हैं कि किसी माध्यम में कूलाम बल ज़्यादा होता है या निर्वात में कूलाम बल ज़्यादा होते हैं, तो इन दोनों को भाग दे देते हैं। ये मान लें समीकरण 2, ये समीकरण 1, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे दिए, तो यफ माध्यम और बटे हो गया यफ निर्वात बराबर, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन यम इंटू हो गया Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, और बटे यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 और बटे r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 और r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो यफ माध्यम बटे f निर्वात हो जाएगा, ये एप्सिलॉन 0 ऊपर, एप्सिलॉन 0 बटे हो जाएगा एप्सिलॉन यम, या इसको उल्टा करेंगे तो यफ निर्वात और बटे होगा यफ माध्यम बराबर, ये ऊपर जाएगा एप्सिलॉन यम बटे एप्सिलॉन 0 होगा, और एप्सिलॉन यम बटे एप्सिलॉन 0 को k या एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते हैं, जहां इस q के एप्सिलॉन r या k को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, या इसे परावैद्युतांक कहा जाता है, परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये आपेक्षिक वैद्युतशीलता है जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। इस प्रकार हमें मिल गया कि यफ निर्वात बटे यफ माध्यम बराबर k, और यहाँ से अगर यफ माध्यम की वैल्यू निकालेंगे तो k बटे हो जाएगा, इसलिए यफ माध्यम, यहाँ इसको गुणा किए तो ये यफ निर्वात और बटे कितना आ गया k, ये हो गया यफ माध्यम। जो k है परावैद्युतांक है, इसका मान सदैव हर एक माध्यम के लिए 1 से बड़ा ही होगा और धनात्मक मान होता है। अगर इसका मान 1 से बड़ा है तो निर्वात के में लगने वाले बल से भाग देंगे, यानी कि सदैव किसी भी माध्यम में लगने वाला बल निर्वात की अपेक्षा छोटा ही होता है। कितना कम होगा उसके परावैद्युतांक के गुना कम हो जाएगा। चल देखें कि k की वैल्यू अलग अलग माध्यम में क्या होती है। तो k का मान सदैव 1 या 1 से बड़ा होता है। k की वैल्यू सदैव हर एक माध्यम के लिए या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा। निर्वात के लिए
निर्वात के लिए परावैद्युतांक K की वैल्यू 1 होती है तथा धातुओं के लिए परावैद्युतांक की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। देख लेंगे इसको ध्यान से थोड़ा। तो निर्वात के लिए परावैद्युतांक 1 होता है और धातुओं के लिए इसका मान होता है इन्फिनिटी। K की वैल्यू सदैव या तो 1 से बड़ा या तो 1 के बराबर होगा। परावैद्युतांक की वैल्यू 1 से बड़ा या तो 1 के बराबर। नेक्स्ट जो कूलाम का नियम है, ये कूलाम का नियम है, ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ये हमारे पास Q1 आवेश हैं और ये हमारे पास Q2 आवेश है। सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों सजातीय आवेश हैं, तो सजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यह Q1 आवेश, दोनों के बीच की दूरी R है, यह Q1 आवेश इसे इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, दूर करेगा। ये होगा F1 द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल F12। इसी प्रकार से दूसरा आवेश भी पहले को उतने ही बल से विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात ये इसके द्वारा Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल होगा F21, दूसरे के द्वारा पहले पर लगाया गया बल। तो ये जो F21 और F12 हैं, ये परिमाण में बराबर होंगे परंतु इनकी दिशा विपरीत होगी। अगर यही विजातीय आवेश होते, विपरीत आवेश होते, विजातीय आवेश यहाँ हो गए Q1 और ये हो गया R दूरी पर Q2, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो Q1 है वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसको इस दिशा में, पहला आवेश दूसरे को अट्रैक्ट करा F12, ऐसे ही दूसरा इसे अट्रैक्ट करेगा तो ये दिशा होगी F21 की। ये दोनों F12, Q1 जितनी बल से इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ही बल से Q2 भी इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तथा दोनों की दिशा विपरीत होगी, अर्थात F12 वेक्टर जो होगा वो माइनस F21 वेक्टर के बराबर होगा, या कहें कि मॉड F21 बराबर होगा मॉड F12 के। ये दोनों जो हमारे पास परिमाण हैं इनके वो बराबर होंगे। अब हम लोग आगे इस वीडियो को बंद करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।